नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम पानी में अधिक क्षेत्र पर करें ड्रिप से सिंचाई। भेड़ बकरियों में फड़किया रोग और इसका निदान। दिनों दिन बढ़ती आबादी के कारण अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने की एक बड़ी चुनौती है, लेकिन दिन ब दिन घटता जल स्तर कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। इसलिए आज की जरूरत के हिसाब से हमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाना बेहद जरूरी है। तो आप सिंचाई की कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अभियंता अमरकांत गौतम। आज हम टपक सिंचाई विधि के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अधिक से अधिक क्षेत्र को संचित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सीमित जल संसाधनों का अच्छे इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि अधिक से अधिक पैदावार हो। खेतों और बाग बगीचों में परंपरागत तरीके से सिंचाई करने से जल का अधिकतर जो भाग है वो किसी न किसी कारण से नष्ट हो जाता है। प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में 99% सिंचाई बहाव विधि द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकांश पानी व्यर्थ चला जाता है और कुल उपयोग किए गए पानी का मुश्किल से 25-30% भाग ही फसलों के उपयोग में आ पाता है। अभी भी हम अपनी खेती के तरीकों में वे बदलाव नहीं ला पाए हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो और अधिक उत्पादन मिल सके। अतः पैदावार बढ़ानी हो तो समन्वित जल प्रबंधन, विशेषतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की महत्ता को आत्मसात करना होगा। यदि जल प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाया जाए तो जल की बचत की जा सकती है। फसलों की सिंचाई में जल उपयोगिता की कुशलता को बढ़ाने के लिए एक कारगर और महत्वपूर्ण विधि है टपक सिंचाई विधि। टपक सिंचाई विधि में पानी को बूंद बूंद करके पौधों की जड़ या सतह के पास दिया जाता है। इसके क्या क्या फायदे हैं वो इस प्रकार हैं। जल के साथ साथ उर्वरकों को भी सीधे पौधों के पास पहुंचाया जा सकता है और जिससे कि उर्वरक का भरपूर उपयोग होता है। गुणवत्ता के साथ साथ उपज में भी बढ़ोतरी होती है। इसका असमतल और उबड़ खाबड़ फील्ड में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका जो सबसे मुख्य जो फायदा है वो ये है कि इससे जल की बचत होती है। यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। न्यायोचित जल प्रबंध से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। जो इसके जो मुख्य उपकरण होते हैं टपक सिंचाई विधि के वो हैं पंप और सैंड फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर, मेन पाइप जो कि मुख्य पाइप, अपमुख्य पाइप, लैटरल पाइप। जो मोटर है वो किसी भी स्रोत से पानी को हमारे इसमें पाइप में भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सैंड फिल्टर का काम रहता है कि जो भी उसमें पानी में मौजूद जो गंदगी है उसको फिल्टर करना है। उसके बाद जो और जो सूक्ष्म गंदगी जो पानी में रहती है उसको स्क्रीन फिल्टर से सूक्ष्म कणों को या डिस्क फिल्टर से निकाला जाता है। उसके बाद पानी को मेन पाइप में भेजा जाता है। लैटरल पाइप जो कि काले रंग की पतली एक नली रहती है और जिससे कि ड्रिपर अटैच रहते हैं। ड्रिपर कई तरह के होते हैं जिनका प्रवाह 1 लीटर से 16 लीटर पर आवर तक अलग अलग हो सकता है। खाद के इस्तेमाल के लिए हम इसमें वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल होता है जिसको हम सैंड फिल्टर में आ रहे पाइप से ही जोड़ दिया जाता है। वेंचुरी मीटर के बीच में एक पारदर्शी पाइप लगा होता है जिसको खाद वाले टैंक में डाल दिया जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए और नॉन रिटर्निंग वाल्व और दबाव मापी रहता है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं।
पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पौधे हेतु ड्रिपरों की संख्या एवं क्षमता पौधों की प्रतिदिन जल मांग पर निर्भर करती है। प्रारंभ में पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, परंतु धीरे धीरे पौधे का फैलाव बढ़ने से विकास के साथ पानी की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर के हिसाब से दिसंबर जनवरी में बूंद बूंद संयंत्र चलाने का समय आधा घंटा, जबकि मई जून में 2 से 3 घंटे रखना होता है। वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्लास्टिक मल्च का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी देखरेख के लिए जो हर फसल की कटाई के बाद हर किसी फिल्टर को साफ किया जाता है। लैटरल पाइप को यदि उसमें कुछ बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के कारण ड्रिपर चौक ना हो, इसलिए उसका केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। सैंड फिल्टर को साफ करने के लिए पानी को नीचे से ऊपर की तरफ बैक फ्लश वाल्व को बाद में खोल दिया जाता है, जिससे कि सैंड फिल्टर में मौजूद जो गंदगी है वो निकल जाए। इस विधि के प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके लिए अलग अलग अनुदान देती है, जो कि SC, ST, OBC हर किसी के लिए अलग अलग है। इसकी अधिक जानकारी के लिए हम कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की साइट को विजिट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भेड़ का पालन करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं, परंतु ये लाभ कभी कभी घातक बीमारियों के कारण घाटे में चला जाता है, जिसमें एक प्रमुख बीमारी है फड़किया। यदि समय रहते इस रोग का नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे किसानों को भारी हानि उठानी पड़ सकती है। तो इस रोग से किसान अपनी भेड़ों को कैसे बचाएं, इस बारे में जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर AK वर्मा से। भेड़ एवं बकरियों में जो फड़किया बीमारी की समस्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। कैसे इस बीमारी में लक्षण क्या होते हैं और इस बीमारी से हम अपने पशुओं को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई भेड़ों का पालन करके अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन ये लाभ कभी कभी रोगों के चलते घाटे का शिकार हो जाता है। रोगों में बात करें फड़किया की, तो इससे प्रभावित भेड़ें झुंड में मर जाती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये रोग किन किन कारणों से होता है। सर्वप्रथम ये बीमारी एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप C एवं D के द्वारा पैदा किया जाता है। इस बीमारी में क्या होता है, नॉर्मली ये जीवाणु भेड़ एवं बकरी के पेट में रहता है, लेकिन जिस समय उस पशु को अगर ज़्यादा प्रोटीन वाला या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला हम राशन दे देते हैं या ज़्यादा ग्रीन कोई भी हरा चारा हम दे देते हैं, उस कंडीशन में उसके अंदर जो ये जीवाणु पाया जाता है, इसकी संख्या अचानक बढ़ जाती है और उसकी वजह से ये पेट में काफ़ी मात्रा में छोटी एवं बड़ी आंत्र में बहुत सारे पॉइजन्स को रिलीज़ करता है। उसकी वजह से पशु के शरीर के कई अंग प्रभावित होते हैं और ऐसी कंडीशन में अगर समय से इलाज नहीं करवाया गया तो पशु की मृत्यु निश्चित होती है। इस वजह से कभी भी अगर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं पशुओं में, तो उसका हमें समय रहते ही इलाज करवाना आवश्यक होता है। अब किस तरह से इसके लक्षण होते हैं जब पशुओं में इस तरह की समस्या आती है, तो आप देखेंगे कि आपको अगर कभी ऐसा लगा कि पशु ने ज़्यादा मात्रा में अनाज को खा लिया है, तो ऐसी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि 10 से 12 घंटे के बाद इस तरह के लक्षण होंगे कि पशु एक साइड में लेट जाता है, अपने पैरों को आगे पीछे करता है और अपने जो पैर हैं पिछले पैर उनको अपने पेट पर मारता है। इसकी वजह से उसे दर्द होता है, इसलिए ऐसे लक्षण पशु शो करता है। तो अगर कभी भी किसी भेड़ और बकरी में इस तरह की समस्याएं आती हैं तो तुरंत इसका इलाज करवाना चाहिए। इसके इलाज के लिए क्या है, जो ये जीवाणु होता है इसी के द्वारा एक एंटी सीरा तैयार किया जाता है, जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं जो पशुओं को पिलाई जाती हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स या लिक्विड थेरेपी दी जाती है, जिसमें पशुओं को नॉर्मल सैलाइन है वो दिया जाता है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है और जल्दी से जो भी अंगों को ये प्रभावित करता है वो जल्दी से सही हो जाते हैं। किसान भाइयों, आपके भेड़ों में फड़किया रोग ना हो, इसके लिए आपको समय रहते उचित उपायों को अपनाना होगा, जिसमें रोग से बचाव के लिए
सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है टीकाकरण। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भेड़ों को दवा पशु चिकित्सक की सलाह पर ही दें। अगर भेड़ पालक इन सभी पहलुओं पर ध्यान दे तो आपकी भेड़ें रोगों से बच जाएंगी और आपका ये व्यवसाय लाभकारी बना रहेगा। इस बीमारी से बचाने के लिए किसान भाइयों को एक विशेष ध्यान देने की ये आवश्यकता होती है। जिस समय सीजन में परिवर्तन हो रहा होता है, तापमान में परिवर्तन हो रहा होता है, उस समय पशुओं को जो हम आहार में बदलाव करते हैं या हरा चारा खिलाते हैं, उसको हमें ध्यान में रखना होता है कि अचानक हमें उनके अनाज की जो मात्रा है वो नहीं बढ़ानी चाहिए या अचानक ज़्यादा मात्रा में हरे चारे को नहीं देना चाहिए। इसकी वजह से जब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली बदलाव करते हैं तो उसके पेट के अंदर जो हानिकारक जीवाणु है जिसकी वजह से समस्या पैदा होती है वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाते हैं और उसकी वजह से हमारे पशु सुरक्षित रहते हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।